गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास इतिहास सब्जेक्ट के लिए हमने जो पिछला लेसन जो हमारा लेसन चल रहा था फर्स्ट लेसन, उस लेसन में हमने जो टॉपिक देखा था वो था वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। इससे पहले हमने जो देखा था वो हमारे इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत थे उनके बारे में जाना था, और सेकंड टॉपिक था हमारा वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। इन उपलब्धियों में 4 पॉइंट्स हैं, उसमें से हमने 2 पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, जिसमें पहला पॉइंट था भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार, कहाँ पर या किन किन पुस्तकों से, या हमारी जो स्थापत्य कला है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो अगर हमें किसी और देश में मिलती है, इसका मतलब हमारी भारतीय संस्कृति वहाँ तक पहुँची है। और ये भारतीय संस्कृति कैसे पहुँची है? किसी आक्रमण के द्वारा नहीं, कि बाहर से, जैसे हमारे यहाँ पर शक, हूण, कुषाण, इस तरह से, या पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इस तरह से सब लोग जो हमारे यहाँ पर आक्रमण करने की दृष्टि से आए थे और आक्रमण करके हमें अपना गुलाम बनाना चाहते थे, ऐसा भारत ने कभी नहीं किया है। भारत ने अपनी संस्कृति को विश्व में संचारित करने के लिए इसका आक्रमण का सहारा नहीं लिया, और फिर जो संस्कृति वहाँ तक पहुँची है वो या तो विदेशी इतिहासकारों का यहाँ आना, या फिर उन राजाओं महाराजाओं का, या जो जिन्होंने अटैक किया है उन्होंने हमारी संस्कृति को आत्मसात कर दिया, और फिर जब वो गए तो हमारी संस्कृति उनके साथ गई। तो ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति में थी। उसके बाद हमने देखा है जो हमारे यहाँ की प्राचीन भारत की नाविक शक्ति थी, नाविक क्षमता थी, वो काफ़ी सुदृढ़ थी, काफ़ी अच्छी थी। मीन्स वो क्या, उसमें क्या था कि जो हमारे यहाँ के जलयान थे, जो जलयान बड़े बड़े जहाज बनाए जाते थे, वो जहाज कैसे थे? वो जहाज इतने शक्तिशाली है, इतने अच्छे थे कि उनकी बनावट इतनी अच्छी तरीके से की गई थी कि वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जैसे बड़े बड़े महासागरों में वो जब जाते थे, चलते थे, और समुद्री तूफान का वो लोग सामना करते थे, तो इस तरह से उस समुद्री तूफान का भी वो बहुत अच्छे से सामना करके हजारों यात्रियों को अपने निश्चित स्थान तक पहुंचाते थे। तो इस तरह से हमने उसमें देखा। उसके साथ साथ हमने उसमें ये भी देखा कि हमारे जो बंदरगाह रहे हैं, जब जलयान है तो जलयानों को उनके लिए विकसित, जलयानों के लिए बंदरगाह भी होंगे, ठीक है। जैसे आपके एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट किसके लिए है? आपके प्लेन के लिए, कि प्लेन वहाँ आ जा सके और यात्री उसमें से बैठ सके, जा सके। इसी तरह से आपके बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन क्यों होते हैं? तो उसी वजह से जो जलयानों के लिए जो जगह थी उसे हम बंदरगाह कहते हैं। और उस समय जो सिंधु सभ्यता, हमारी जो विकसित सभ्यता रही है, और उस सिंधु सभ्यता में हमें किसकी जानकारी मिलती है? विकसित बंदरगाह की जानकारी मिलती है, जो कहाँ था? गुजरात, लोथल में था। और वो बंदरगाह इतना बड़ा, इतना विशाल था कि 756 फीट लंबा और 126 फीट चौड़ा था। और वहाँ पर जो मालवाहक जहाज जाते थे वो वहाँ पर बहुत सारा सामान, मतलब भारी मालवाहक जहाज वहाँ आते थे, रुकते थे और फिर जाते थे। और वहाँ की रुकने की व्यवस्था भी उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी थी, कि एक दीवार बना रखी थी जिससे वहाँ की गहराई का पता चल सके और जहाज वहाँ तक आराम से खड़े रह सके, मालवाहक जहाज। इसी तरह से फिर हमने उसमें देखा कि कहाँ तक हमारा व्यापार होता था। व्यापार हमारा होता था मिस्र, मेसोपोटामिया और ईरान तक हमारा व्यापार होता था। और ये हमें कुछ जानकारी जो है वो जानकारी हमें युक्ति कल्प तरु नाम की पुस्तक है जो राजा भोज द्वारा लिखी गई है, उसमें भी हमें नौकाओं के निर्माण की जानकारी मिलती है। उसी के साथ साथ हमें नौकाओं का जो संगठन रहता है उन संगठन के बारे में भी जानकारी मिली है, कि इसको हमें नौकाध्यक्ष कहा जाता है, कि नौका के संगठन को हम नौकाध्यक्ष कहते हैं, प्रमुख को नौकाध्यक्ष कहते हैं, कर्णधार कहते हैं नौका प्रमुख को, और नियामक कहा जाता है जो पतवार चलाता है उसे, और जलपोत का प्रमुख जो होता है वो क्या कहलाता है? दत्र रश्मि ग्रह कहलाता है। इस तरह से हमने हमारी जो नाविक शक्ति है उसके बारे में समझा। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वो थर्ड पॉइंट है भारत में प्रागैतिहासिक या पाषाण संस्कृति। कौन सा हमारा थर्ड पॉइंट है? भारत में प्रागैतिहासिक व पाषाण संस्कृति। उसको आप प्रागैतिहासिक बोल सकते हो, और पाषाण संस्कृति भी पाषाण संस्कृति। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या है? ठीक है, अगर हम इस चीज को 2 भागों में डिवाइड करके देखें तो मानव के क्रियाकलापों को इसमें क्या किया है? 2 भागों में बांटा है। मानवीय क्रियाकलापों को 2 भागों में बांटने का मतलब यहाँ पर किसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है? ऐतिहासिक
इतिहास किसे कहते हैं, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इतिहास क्या है और मानव के क्रियाकलापों को ही जो अतीत की घटनाएं हैं उसे हम इतिहास कहेंगे। और दूसरा क्या है, प्रागैतिहासिक, या इसको प्राक भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक सेम चीज है, ये है आपके इसमें। तो इतिहास किसे कहेंगे और प्रागैतिहासिक किसे कहेंगे, तो इतिहास क्या है, जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को जो हमारे पास संकलित है, क्रमबद्ध तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है और लिखित रूप में है, वो आपका क्या कहलाता है, इतिहास। तो इतिहास में क्या है, मानव ने जब से पढ़ना लिखना सीखा है, मानव ने जब से पढ़ना लिखना सीखा है और लिखना सीखा और इसे और उन क्रियाकलापों को, उन अतीत की क्रियाकलापों को, अतीत की क्रियाकलापों को क्रमबद्ध किया है। क्रियाकलाप किसके, मानव के क्रियाकलापों को क्रमबद्ध किया है, वो आपका कहलाता है इतिहास, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से हमें बताया गया है और वो आपका कहलाता है इतिहास। और प्रागैतिहासिक का मतलब होता है जब हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था उस समय की मानव की क्रियाकलापों के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है, और वो जानकारी हमें कैसे मिलती है, या तो वहाँ के टूटे फूटे बर्तनों से मिलती है, या हमें शैल चित्र मिले हैं, या कुछ चूड़ियाँ मिली है, जैसे हमारे यहाँ पर कालीगंगा में मिली है, मृदभांड मिले हैं, तो टूटी फूटी मूर्तियाँ मिली है, तो उनसे जो जानकारी मिलती है जिसमें हमें उनकी लैंग्वेज का पता नहीं चलता है, उनकी भाषा का पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वो साक्ष्य हैं हमारे पुरानी संस्कृति के, हमारे प्राचीन संस्कृति के। तो इतिहास के पूर्व की जो घटनाएं घटित हुई है जिसका लिखित विवरण हमारे पास नहीं है, इतिहास में हमारे पास लिखित विवरण पूरा है। और ये क्या बताया जाता है इसमें, यहाँ पर प्राचीन काल में मानव के क्रियाकलापों का लिखित वर्णन अगर हमारे पास नहीं है, मेन बात क्या है हमारे पास, लिखित वर्णन, ठीक है। मानव की घटनाओं का लिखित विवरण अगर हमारे पास नहीं है, लिखित विवरण नहीं होने से हम उसको इतिहास में नहीं लेकर के उसके हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक कहेंगे। और अगर आपको अवश्य से मालूम पड़ता है लिखित विवरण हमारे पास नहीं है, केवल किससे मालूम पड़ रहा है, अवशेषों से व पुरातत्व मतलब खनन से अगर हमें मिलता है, जानकारी मिलती है, वो आपकी कहती है पुरातत्व जानकारी मिलती है, पुरातत्व से जानकारी मिलती है, वो आपकी कहलाती है प्रागैतिहासिक। तो दो इसमें एक अंतर समझना है कि इतिहास क्या है। इतिहास जब मानव के क्रियाकलाप, जब व्यक्ति ने पढ़ना लिखना सीख लिया, मतलब लिखित आपका जो क्रिया है मानव के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध अध्ययन जो हम करते हैं वो इतिहास है। और प्राचीन काल से में मानव के क्रियाकलापों का लिखित विवरण हमारे पास नहीं है और केवल अवशेषों और पुरातत्व से ही जानकारी मिलती है, वो इतिहास आपका कहलाएगा प्रागैतिहासिक इतिहास कहलाएगा। अब आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है उसमें आपको बताया जाता है जो प्रागैतिहासिक काल है, जो पाषाण काल जिसको हम कह सकते हैं, आपका जो वर्ड है प्रागैतिहासिक में समझ में आ गया। अब हमारा आता है पाषाण संस्कृति। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। पाषाण का मीनिंग क्या है, पत्थरों, और पत्थरों वाली जो संस्कृति रही है मीन्स जो हमारे आदि मानव रहे हैं उन्होंने स्टार्टिंग में शुरू में किस तरह से पत्थरों को औजार के रूप में यूज किया है, फिर उसका मध्यकाल आया उसमें किस तरह के औजार यूज किए, कैसे कैसे उन्होंने मारना करना सीखा, शिकार करना सीखा उन औजारों से। और जो नवपाषाण काल था जब उन्होंने थोड़ा सा परिष्कृत रूप सीख लिया था, तो वो आपका उस पाषाण संस्कृति के बारे में हमें बताता है कि पत्थरों के औजारों को मानव ने, आदि मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे यूज करना सीखा था। तो एक ये चीज आपकी पाषाण संस्कृति के बारे में जो आपका एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटकर हम उसको इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आप लेंगे प्राचीन पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। आपने अपनी पुरानी 11वीं की बुक में भी पढ़ा था, उसमें आपने पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर या तो उसकी विशेषताएं बोल सकते हो आप उसे, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, अंतर। अब हम इन तीनों में अंतर देखेंगे। क्या था हमारा पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण युग जिसको आप बोल सकते हो, या पाषाण काल, ये बहुत लाखों वर्ष पहले चले हैं। इनमें आपके हम 3 पॉइंट देख सकते हैं। इन 3 पॉइंट में सबसे पहला हम देख सकते हैं पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और थर्ड आपका आता है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब इसमें हमें इन तीनों के बारे में हमें डिफरेंस मालूम करना है कि डिफरेंस क्या है, या फिर इन काल की विशेषताएं क्या क्या रही है। इस काल में आदि मानव ने किस किस तरह की अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या क्या चीजें यूज की है। तो आप सबसे पहले इनके ईयर को जानेंगे कि कौन कौन सा ईयर इनके लिए, कौन कौन से साल इनका है। सबसे पहला, तो सबसे पहले मेरे 20 लाख वर्ष पूर्व जो का काल था, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है 20 लाख वर्ष पूर्व। 20 लाख वर्ष पूर्व का जो काल था वो आपका कहलाता है पुरा पाषाण काल कहलाता है। फिर आपका आता है ईस्वी से, ठीक है, 12,000 वर्ष पूर्व का जो काल था, ईस्वी से 12,000 वर्ष पूर्व का जो 12,000 वर्ष पूर्व का जो काल था वो आपका मध्य पाषाण काल कहलाता है। और उसके बाद से जो भी काल आ रहा है, मध्य पाषाण काल के बाद का काल आपका नवपाषाण काल कहलाता है। मध्य पाषाण काल के बाद से वर्तमान तक का जो भी काल आपका कहलाता है उस समय वो क्या कहलाता है, वो आपका नवपाषाण काल कहलाता है, बाद का समय। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका कि पुरा पाषाण काल का ईयर कौन सा है, 20 लाख वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण का ईयर ईसा से 12,000 वर्ष पूर्व, और मध्य पाषाण काल के बाद का समय आपका नवपाषाण काल कहलाता है। अब इसकी दूसरी विशेषता या दूसरा अंतर, आपके क्वेश्चन में अगर विशेषता पूछे तो एक एक सिंगल विशेषता पूछे तो आप अलग अलग नाम करके लिख सकते हो, और अगर पूछे इनमें तीनों में अंतर क्या है तो आप इन तीनों का अंतर भी एक साथ लिख सकते हो, सेम चीज रहती है। सेकंड आपके आता है औजार व उपकरण बड़े और मोटे होते थे पुरा पाषाण काल में, क्योंकि इस समय तक इन्होंने कोई पहले कुछ देखा नहीं था, सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था। तो औजार जो बनाए जाते थे, औजार और जो उपकरण होते थे, कैसे होते थे वो उपकरण, मोटे, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े आकार में, और उनका शेप अनिश्चित होता था। वो अनिश्चित आकार के होते थे, कभी कोई निश्चित आकार में था इसी साइज का बनेगा, तो अनिश्चित आकार के ये होते थे। इसी के साथ साथ आप इसमें जब देखेंगे दूसरे में, मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा परिष्कृत रूप आया, और उपकरणों का आकार, औजार व उपकरणों का आकार, औजार व उपकरणों का आकार क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। ये यहाँ पर बहुत बड़े और मोटे थे, यहाँ पर थोड़ा सा उनका आकार छोटा हो गया, और यहाँ कैसे हैं, मोटे और बड़े और अनिश्चित आकार है। इसी के साथ साथ नवपाषाण काल में यही क्या हो गए, औजार सुगठित, चिकने और निश्चित आकार वाले। आज हम देखते हैं कितने व्यवस्थित होते हैं हमारे। तो यहाँ जो औजार थे कैसे हो गए, वो औजार सुगठित, ये आप नोट कर लेना क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन आंसर में आप इजीली लिख पाएंगे। सुगठित, चिकने व निश्चित आकार के होते थे। फिर आप भूल जाओगे, अभी तो फिर भी आपके दिमाग में रह जाएगा, अभी बोल रहे हैं इसलिए, लेकिन लिखा हुआ रहेगा तो आपका इजी रहेगा, आसानी से याद भी कर पाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरा अंतर इनमें हमने देखा कि औजारों और उपकरणों में इनमें अंतर रहा है। उसके साथ साथ तीसरा आपका रहता है कि जो पुरा पाषाण काल के लोग थे वो क्या करते थे, घुमक्कड़ जीवन। कैसा जीवन था उनका, घुमक्कड़ जीवन। किसे कहते हैं घुमक्कड़ जीवन, जैसे हमारे यहाँ पे जो बंजारे लोग होते हैं, है ना, जनरली वो बंजारी लोगों का जीवन कैसा होता है, घुमक्कड़ होता है। जहाँ उन्हें खाने को मिल जाता है वो वहाँ अपना कुछ दिन के लिए स्टे करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये पुरा पाषाण काल में जो आदि मानव था वो कैसा जीवन जीता था, घुमक्कड़ जीवन। क्यों, क्योंकि
कंदमूल फल मिलते थे और अपना आवश्यकता के अनुसार हो जाता था, तब तक वो वहाँ रुकते थे, वो खत्म होते और फिर क्या होता, फिर वो अगली जगह पर चले जाते थे। तो इस तरह से इनका जीवन कैसा रहा है, घुमक्कड़ जीवन रहा है। और इस काल को निम्न, मध्य या उच्च काल में भी बांटा गया। इस घुमक्कड़ जीवन के काल को भी, इस काल को किसमें बांटा गया, इस काल को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। इस काल को निम्न, मध्य व उच्च काल में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। और घुमक्कड़ जीवन ये लोग धीरे धीरे फिर ये घुमक्कड़ जीवन क्या होने लगा, कम होने लगा। और मध्य पाषाण काल में इनका क्या होने लगा, शिकार व पशुपालन ये लोग करने लगे, पशुपालन का कार्य करने लगे। शिकार व पशुपालन कैसे होता था, पशुपालन का कार्य कि ये लोग जानवरों को अपने पास पालते थे और उन्हें क्या करते थे, पशुपालन का कार्य, उनसे उनके खाने पीने की व्यवस्था बनती थी। शिकार और पशुपालन का कार्य वह कच्ची झोपड़ियां बनाकर वो रहने लगे, कच्ची झोपड़ियां बनाकर। अब जैसे जैसे उनका धीरे धीरे घुमक्कड़ जीवन क्या हुआ, खत्म हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जब वो घूम फिर कर उसी जगह पर अगर वापस आते तो वो उन्होंने क्या देखा कि जिन चीज़ों को या जिन फ्रूट्स को उन्होंने खाया था, कंदमूल को खाया था, उनके बीज वो वहीं छोड़ जाते थे, अपने साथ तो लेके नहीं जाते थे। तो वो बीज जब वापस से नई सीजन के अकॉर्डिंग जब वो वापस से पेड़ बन गए और उसमें क्या नए फल फूल आए, तब उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर रुककर कुछ काम करना चाहिए। और फिर उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया कि वो पशुपालन के साथ साथ क्या करने लगे, कृषि, जो आपके नवपाषाण काल में आता है। तो यहाँ पर पशुपालन के साथ साथ क्या करने लगे, के साथ पशुपालन व कृषि कार्य, पशुपालन व कृषि कार्य ये लोग करने लगे। और इसी के साथ साथ इन्होंने प्रारंभ कर दिया और फिर इनकी क्या बनने लगी, और बस्तियां बनने लगी, अलग अलग पास पास में नदियों के किनारे बस्तियां बनाने लगी। क्योंकि कृषि का कार्य कहाँ हो सकता है, किस जगह पर, जहाँ पर आपको पानी की व्यवस्था मिलेगी, तो वहाँ पर वो लोग अच्छे से कृषि कर सकेंगे। तो इस तरह से ये 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को आप या तो क्या बता सकते हो, इनका अंतर बोल सकते हो, या फिर एक एक अलग की विशेषता भी बता सकते हो। तो जिस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको इन्हीं में देना है। अंतर पूछे तो तीनों बताना है, और विशेषता पूछे तो जिसकी विशेषता पूछी जाए, पुरापाषाण काल की पूछे तो आपको इसका आंसर देना है, मध्य पाषाण की पूछे तो इसका आंसर लिखना है, और नवपाषाण की पूछे तो इसका आंसर देना है। तो इस तरह से इन 3 में हमने डिफरेंस देखा है। सबसे पहला डिफरेंस हमने देखा, किसमें देखा है कि इनमें जो ईयर का डिफरेंस था, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, ईसा से 12,000 वर्ष पूर्व, और मध्य पाषाण काल के बाद का समय। औजार में देखा हमने, औजार उपकरण मोटे अनिश्चित, मध्य पाषाण में औजार व उपकरण का आकार छोटा, और नवपाषाण में औजार सुगठित होते थे और चिकने होते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने देखा पुरापाषाण काल में घुमक्कड़ जीवन जीते थे। यहाँ हमने देखा कि मध्य पाषाण में इन लोगों ने औजार बनाना जो सीख लिया था, और औजार और उपकरण का आकार भी छोटा होता था, तो धीरे धीरे ये शिकार करना, अपने भोजन के लिए शिकार भी करते थे और साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते थे, जिससे उनसे भी उन्हें खाने पीने की आराम से मिल जाता था। और फिर वो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे। और बाद में नवपाषाण काल में इन लोगों ने कृषि कार्य और पशुपालन को बहुत अच्छे से सीख लिया था। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि क्या था ये, कि इस तरह से हमने पाषाण युग के बारे में जानकारी ली। हमारा जो 3rd पॉइंट था, भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति के बारे में जानकारी ली। अब इसका हमारा आता है 4था पॉइंट। उस 4थे पॉइंट को हम प्रागैतिहासिक शैल कला जिसको हम कहते हैं, उस प्रागैतिहासिक शैल कला के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। जो इसका 4th पॉइंट है आपका प्रागैतिहासिक शैल कला, जो आपका इसका लास्ट पॉइंट बनता है। ये छोटा सा पॉइंट है आपका प्रागैतिहासिक शैल कला। शैल कला का मीनिंग क्या होता है? शैल मीन्स होती है आपकी जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों पर जो चित्र उकेरे गए हैं या कुछ लिखा हुआ मिला है, वो आपकी कहलाती है प्रागैतिहासिक शैल कला। उस प्रागैतिहासिक का मतलब वही जिसको पढ़ा ना जा सके, हम नहीं पढ़ पाते, तो आपका 4th पॉइंट बनता है प्रागैतिहासिक शैल कला। शैल मतलब चट्टान पर बनी हुई
ठीक है। तो चट्टानों पर जो बनी हुई कला हमें मिली है उसे बहुत कुछ मछलियों के चित्र मिले हैं, कुछ अलग अलग शेप मिले हैं, तो उनसे पता चलता है कि वो किस तरह के शिकार किया करता था, शिकार का चित्र मिला है, तो शिकार करने का तरीका भी हमें उस पर लिखा हुआ मिला है। इस तरह से शैल चित्र हमें कहाँ मिले हैं? शैल चित्र गुफाओं में। ये कहाँ बनाते थे? क्योंकि उस समय रहते कहाँ थे? वो गुफाओं में ही रहते थे, मकान उनके पास नहीं थे रहने के लिए। तो जब वो गुफाओं में रहते थे तो गुफाओं की छतों व दीवारों पर बनने वाले चित्रों को क्या कहा जाता था? शैल चित्र कहा जाता था। ठीक है। तो गुफाओं की छतों व दीवारों पर जो चित्र मिले हैं वो कहलाते हैं शैल चित्र। अब ये हमें कहाँ मिले हैं? ये जनरली मिले हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में हमें मिले हैं। और इनसे हमें उस समय प्रारंभिक मानव की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी हमें इन शैल चित्रों से मिलती है। तो ये चित्र हमें कहाँ मिले हैं? हम देख सकते हैं राजस्थान में, अलग अलग जगहों पर नाम आएगा, मध्य प्रदेश में और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में। इन 3 जगहों पर हमें शैल चित्र मिले हैं। और इन ये 6 शैल चित्र भी हमारी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए या हमारे वैभवशाली भारत की उपलब्धियों के रूप में इन्हें माना जाता है। और इसी के साथ साथ अजंता के, आप देखते हैं अजंता एलोरा की गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो भी क्या है? इस तरह के ही हमारी शैल चित्रकला के ही एक रूप है। तो राजस्थान में जो जगह के नाम है वो है चंबल नदी घाटी का क्षेत्र, जो कोटा के आसपास का क्षेत्र आपका चंबल नदी घाटी का क्षेत्र, ठीक है, कोटा झालावाड़। तो ये आपका जो क्षेत्र आता है वो आपका शैल चित्र, वहाँ पर क्योंकि घाटी है, वहाँ पे चट्टाने हैं, तो जहाँ चट्टाने हैं वहाँ में ये शैल चित्र मिल सकते हैं। जयपुर में अलवर और कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़ आदि जगहों पर हमें शैल चित्र मिले हैं। इसी के साथ साथ जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, पंचमढ़ी और भोपाल, विदिशा, सागर, विदिशा, इन सभी जगहों पर जो जहाँ चट्टानी प्रदेश है यहाँ पर हमें क्या मिले हैं? ये सारे शैल चित्रों के हमें अवशेष मिले हैं। इसी के साथ साथ उदयपुर के मिर्जापुर में शैल चित्रों का हमें बहुत सारे अलग अलग शैल चित्र मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर में हमें शैल चित्र मिले हैं। और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें भी हमें शैल चित्रों का, अजंता की गुफाओं में भी हमें अलग अलग प्रकार के शैल चित्र मिले हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, उस समय के राजनीतिक, आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ, ये हमारा इस 4th पॉइंट के साथ ही इसका समाप्त होता है। और इन 4 पॉइंट्स में हमने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया है। धन्यवाद।